हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीजी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे दिसंबर 2023 के लास्ट 25 क्वेश्चंस को, जो शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पेपर सेकंड से रिलेटेड हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आज का विचार। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, बस आपको एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 126 है। इसमें एक अभिकथन है और एक कारण है, इसके बारे में हमें बताना है। बौद्ध धर्म नास्तिक मत है। जी हाँ, बौद्ध धर्म एक नास्तिक मत है। भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक वेदों में आस्था के बारे में है। ये भी बिल्कुल ठीक व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें ठीक आंसर होगा। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण के महत्वपूर्ण उपागम हैं। लागत लाभ, लागत व्यवहार्यता, लागत उपयोगिता, लागत साम्राज्य, लागत परिकलन। तो इसमें लागत उपयोगिता, लागत साम्राज्य और लागत परिकलन हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन सांख्यिकी 2011 के अनुसार संप्रेषण आधारित निशक्तताओं को उनकी सर्वाधिक व्यापकता से न्यूनतम व्यापकता के अनुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। विश्व की 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे तो ये सबसे पहले इसमें सचलता संबंधी निशक्तताएं आती हैं। सेकंड नंबर पे इसमें दृष्टि संबंधी निशक्तताएं आती हैं। उसके बाद श्रव्य संबंधित निशक्तताएं थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में इसमें संप्रेषण संबंधित निशक्तताएं आती हैं और फिफ्थ नंबर पे इसमें संज्ञान संबंधित निशक्तताएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर है। कथन दिया हुआ है इसमें, अधिगमकर्ता के विविध कार्य के संकलन का प्रयोजन उसके कार्य निष्पादन का अभिलेख रखना है और इसे पोर्टफोलियो के एक रूप में जाना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता के कार्य निष्पादन आकलन का आवश्यक अंग है। तो ये कथन हमारा गलत है, आवश्यक अंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। भारतीय दर्शन में निम्न में से कौन कौन आस्तिक दर्शन है? तो हमारा बौद्ध, जैन और चरवाक दर्शन यहाँ पर नास्तिक दर्शन है, जबकि सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन में वेदों और उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन कौन रूसो के साथ संबंध किए जाते हैं? एमिल, हाँ एमिल रूसो की पुस्तक का नाम है। रूसो द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम एमिल है। सामाजिक अनुबंध, रूसो द्वारा बालकों पर से सामाजिक अनुबंधों को हटाने की बात की गई थी। उनका मानना था कि बच्चों को यदि कुछ सिखाना है तो उन्हें प्रकृति में खुला छोड़ दो, वह स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा या अनुभवों के माध्यम से सीखेंगे। प्रकृति की ओर वापसी या प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो द्वारा दिया गया था। ये एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे और इन्होंने बच्चों को प्रकृति में रहने के या प्रकृति के द्वारा सीखने की संरचना पर बल दिया। मनुष्य दास के रूप में जन्म लेता है, कार्ल मार्क्स द्वारा कही गई बात थी। ज्ञान केवल तर्क पर आधारित है, ये तर्क विज्ञान में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर है। प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व अधिगम आयु निम्न में से किन किन पर आधारित होना चाहिए? तो इसमें अनुभव आधारित होना चाहिए, स्वयं निर्देशित होना चाहिए, सीखने के प्रति तत्परता इसमें होनी चाहिए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार। देखिए, जब स्वयं निर्देशित हम अधिगम कर रहे हैं तो इसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा प्रणाली हमारी स्कूली शिक्षण को बढ़ावा देती है, या स्कूली शिक्षण को हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। अनम्य अधिगम प्रवेश भी इससे संबंधित नहीं है। तो ए, बी, सी ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर है। उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में
उत्तम प्रदर्शन करेंगे, यह किस प्रकार की परिकल्पना है? ये परिकल्पना है सदिश परिकल्पना, या एक दिशा प्रदान करने वाली परिकल्पना है ये, क्योंकि इन्होंने बच्चों का प्रदर्शन उत्तम यहाँ पर बता दिया, तो ये सदिश परिकल्पना के रूप में कार्य करेगी। निशक्तता निम्न में से किसे दर्शाती है? प्रत्यक्षीकरण में बाधा, व्यक्तिक स्तर पर बाधा, सामाजिक प्रकार्यों में बाधा, चिकित्सकीय स्थितियों में बाधा। तो ये दर्शाती है व्यक्तिक स्तर पर बाधा को निशक्तता दर्शाती है, जब एक व्यक्ति स्वयं से निशक्त महसूस करने लगता है, या जब व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है या निशक्त होता है, तो व्यक्तिक स्तर पर बाधा को दर्शाती है निशक्तता। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? अंतःक्रिया का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सहभागिता। तो हमें बताना है सही नहीं है, वो बताना है, ठीक है, नहीं बताना है। तो ये तो हमारा सही है, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहभागिता होती है। शिक्षक प्रदत्त कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। तो फ्लैंडर्स की अंतरक्रिया में मूल्यांकन का कार्य नहीं होता है। यह ज्ञात करने में सहायक होता है कि शिक्षक प्रभावी है या नहीं, तो ये ठीक है। शिक्षक व्याख्यान, प्रश्न पूछने, आलोचना करने व निर्देश देने आदि के माध्यम से विद्यार्थी को प्रभावित करता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में आकलन उपकरण के रूप में मननात्मक दैनंदिकी रिफ्लेक्टिव जर्नल के प्रयोग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? मननात्मक लेखन विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन, देखिए मनन और चिंतन एक ही चीज है, सहित जटिल अधिगम परिणामों को प्रदर्शित करने के योग्य बना सकता है, ये ठीक है। विद्यार्थी विश्लेषण, रचनाशीलता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है, ये भी ठीक है। मननात्मक लेखन में संभव है कि विद्यार्थी पूर्णतः यह ना समझ पाए कि उनसे क्या अपेक्षित है। नहीं, ऐसा नहीं है। मननात्मकता या चिंतन का मतलब ही है कि वो बच्चा उस चीज को समझ ले, तो ना समझ पाए वाली बात इसमें गड़बड़ है या गलत है। स्वयं में व स्वयं पर मनन एक सशक्त अधिगम प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। अभिकथन और कारण यहाँ दिया गया है। परामर्श निर्देशक कर्मी और विशेष प्रकार के निर्देशन के इच्छुक व्यक्ति के बीच आमने सामने का संबंध होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं या परामर्श कर रहे होते हैं, तो एक परामर्शकर्ता होता है और एक परामर्शदाता होता है, तो दोनों आमने सामने बैठकर ही इस कार्य को करते हैं, प्रक्रिया को करते हैं। परामर्श एक अंतरंग अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विशेष प्रशिक्षण और कौशल के कारण सहायक के रूप में मान्य होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति को एक समस्याग्रस्त व्यक्ति या समूह के रूप में जाना जाता है, जो पहले व्यक्ति से लाभान्वित हो सकता है। तो ये कारण भी इसमें सही बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर होगा। अधिगम के क्रियात्मक पक्ष बालकों को सृजन करने के लिए कतिपय पहलुओं से संबंधित कौशल अर्जन में सहायता करता है, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष पर सृजन किया जाता है, बालकों द्वारा कौशल स्किल प्राप्त की जाती है। अधिगम का क्रियात्मक पक्ष संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष से बहुत अधिक संबद्ध है, जो कि बच्चों को संप्रत्यय को समझने और संबंधित कौशल को विकसित करने हेतु सही अभिवृत्ति के निर्माण में सहायता करता है। तो ये कारण भी बिल्कुल ठीक दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हैं और लेखक दिए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, इमोशन, ओबेसिटी एंड क्राइम, इमोशन इन मैन एंड एनिमल, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन की बुक है। इमोशन, ओबेसिटी एंड क्राइम एस शेक्टर की बुक है। इमोशन इन मैन एंड एनिमल
यंग पीटी यंग की बुक है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन एंड इन मैन एंड एनिमल्स, सी डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। एंडरसन और प्रथवाल के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक अंग के वर्गीकरण का सही क्रम बताइए। देखिए ये क्वेश्चन में अभी हमने कृतवाल का जो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण देखा था। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे तो इसमें आपको पिछले क्वेश्चंस में भावात्मक पक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें अभी संज्ञानात्मक अंग के बारे में भी पूछा गया है। तो इसको हमें स्टेप वाइज स्टेप लगाना है। तो पहले इसमें आएगा स्मरण या स्मृति, सेकंड ऑप्शन में इसमें आएगा अवबोध, उसके बाद आएगा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। यहाँ पर मैंने जो बोध प्रश्न है उन्हें भी दिया हुआ है क्योंकि इसमें बोध प्रश्न में भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि नॉलेज से रिलेटेड हैं और इस पैराग्राफ में भी दिए गए हैं। तो आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग बोध प्रश्न को हम ऐसे ही दिखा देंगे इसमें आंसर क्या दिए गए थे। दार्शनिकों ने केवल विभिन्न रूपों में विश्व व्याख्या की है। यह वाक्य सुनने में निम्नलिखित में से किसके समान लगता है? तो ये वाक्य लगता है एकम सत विप्र बहुधा वर्तते के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि पहाड़ी में धुआं उठ रहा है तो जरूर वहां आग होगी, यह ज्ञान है, तथ्यों का ज्ञान है। उसके बाद क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है विश्व को परिवर्तित करना। शिक्षा के दर्शन शास्त्र में प्रयोजनवाद का जनक किसे समझा जाता है? तो यहाँ पर प्रयोजनवाद का जनक जॉन डीवी को समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें यहाँ पर आंसर है। लीबनिज में छेद अणुओं में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी व्याप्त है क्योंकि वे इसे दर्पण के रूप में प्रस्तुत कहते हैं। इसमें एक और पैराग्राफ दिया गया है बोध प्रश्न से रिलेटेड, शिक्षा आयोग पर आधारित 1964-66 के कोठारी आयोग पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है बालिकाओं और महिला शिक्षा योग्य प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है इसमें ऑप्शन में 2 वाला आंसर इसमें हमारा आंसर है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1959 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वो दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में किया गया था। शिक्षा आयोग 1964-66 की अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी या डीएस कोठारी, जिनके नाम पर कोठारी कमीशन भी शिक्षा आयोग को कहा गया था। गद्यांश में बालक और बालिकाओं की पाठ्यचर्या के बीच अंतर पर जिस समिति का उल्लेख किया गया उस समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती हंसा मेहता। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर है। और ये है महिला और बालिका शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है, क्या है? पितृसत्ता और उसके निहितार्थ। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ हमारे 150 क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।